हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, आपका स्वागत है आज के 13 मई के इस मॉड्यूल के अंदर, जहां पे हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर इश्यूज, एडिटोरियल एनालिसिस एंड ट्राइंग टू लर्न लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स। दोस्तों, हम आपके लिए स्पेशल ये कंटेंट बनाते हैं कीपिंग इन माइंड कि आपको लीगल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर, दैट इज लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के अंदर किस तरीके के टॉपिक्स पूछे जाएंगे, क्या रीडिंग करनी होगी, क्या क्या छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू आउट। दोस्तों, ये कोर्स के अंदर हम ये जो पूरा एडिटोरियल का सेशन है, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ कोर्स कॉल्ड क्लैट 2022। ठीक है, दिस इज मंडे to Friday these modules are coming, and you can say on Saturday Sunday we are going to bring, you can say, the revision module for the week. Okay, and that will have question answer. Okay, that is what we are going to do. Okay, anyway, coming back to, you can say, the few announcement that we have an online course available. Please join us, that's a wonderful module. Okay, काफी मजा आएगा. It is going to help you a lot to improve your capability, your understanding and help you to get better rank. ठीक है दोस्तों, इसके अलावा we have a wonderful course available for droppers for CLAT 2021. दोस्तों, अगर आप CLAT 2021 देना चाहते हैं, the kind of course we have, the kind of, you can say, video lectures, the kind of PDF practice, the kind of varieties of the activities we carry out. Okay, primarily to give you motivation, primarily to help you to focus on your studies, identify your weak areas and work on getting better rank. ठीक है, similarly, if you are not dropper, if you don't know a lot of concepts and you want to start from zero, this is a course available for you. Okay, and all these things are available on our site called courses.protalentdigital.com. ठीक है, यहां से ये सब कुछ आपको मिलेगा. ठीक है, चलिए ग्रेट दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इंटरेस्टिंग इश्यू. दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा इज नोन फॉर देयर ट्रक्स. दे आर, यू कैन से, रगेड व्हीकल्स लाइक महिंद्रा का XUV, एंड जो अक्टूबर 2020 में उन्होंने लॉन्च किया था एक रिवैम्प्ड थार. दोस्तों, जो थार करके गाड़ी है, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द वेरी यूनिक कार from Mahindra and Mahindra. ठीक है दोस्तों, Mahindra and Mahindra had a kind of, you can say, an agreement, a contract with Willys Jeep, है ना. 1940s के जमाने में महिंद्रा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके जीप बनाते थे. ठीक है, और वो जीप धीरे धीरे बढ़ते नाउ इट टर्न आउट टू बी अ काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट एफर्ट by Mahindra and Mahindra in the name of Thar. So they started to make their Thar. अब जीप का पूरा डिजाइन is what they are trying to take in this Thar. ऐसा जीप का आरोप है. देखिए दोस्तों, ये आपके सामने जीप की रेंगुलर करके जो उनकी गाड़ी है, और ये नई थार, दिस इज अ न्यू थार. ठीक है, ये नई थार आपको दिखेगी सलमान खान के लेटेस्ट मूवी के अंदर, राधे के अंदर ये आपको दिखेगी. ठीक है, क्योंकि थार ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके वहां पे एडवर्टीजमेंट करने का कोशिश किया है. हालांकि हम एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे, हालांकि मुझे पसंद है ये थार गाड़ी, पर हम एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे. हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो किस तरीके से डिस्टर्ब करती है. आई एम श्योर ऑल दिस स्टूडेंट्स of Pro Talent who are watching this daily current affair module, ठीक है, उनको पता होगा that intellectual property के अंदर we have patent, we have copyright, yes or no, we have trademark, ठीक है, we have GI tag, yes or no. ये अलग अलग तरीके की चीजें आती है जिसके द्वारा जिन लोगों ने मेहनत करके अपना काम किया है, they are able to protect themselves, okay, by this kind of rights. ठीक है, सो दोस्तों, जीप ने काफी साल पहले, मतलब काफी साल पहले उन्होंने ये जीप का पूरा डिजाइन बनाया. ठीक है, और वो डिजाइन के बाद उसका लाइसेंस महिंद्रा के पास आया. महिंद्रा ने उसको अपनी, यू कैन से, बलबूते पे अपनी नई गाड़ी बनाई विच इज नोन एज थार, और थार को ये रिवैम्प करते गए. ओके, थार को ये लोग रिवैम्प करते गए और अलग अलग जगह पे इसको बेचते हैं.
जैसे यूएसए में ये रॉक्सॉर करके ये व्हीकल बेचने की कोशिश है, ठीक है, जो उन्होंने करी थी, जो फियाट क्राइसलर ग्रुप ने रोक दिया था कि यूएसए में आप इसको बेच नहीं सकते हो, बिकॉज आपने ये जो गाड़ी बनाई हमारी जीप के जैसी ही ये गाड़ी है, सो देयरफॉर वी आर नॉट ओके विथ इट. सो दिस इज अ मैटर ऑफ कॉपीराइट. Okay, this is a matter of copyright, not a matter of patent. Okay, this is purely a copyright scenario. जिस तरीके का लुक है ना, जिस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है, वो ऐसा माना जाता है कि जीप रेंगलर का पूरा कॉपी है. महिंद्रा बोलता है ये कॉपी नहीं है, ठीक है. महिंद्रा का आर्ग्यूमेंट ये है कि ऑब्वियसली व्हेन वी स्टार्टेड taking license from Jeep to manufacture this over a period of time, we made it on our own, ठीक है, and it has been, you can say, being sold in this country for a large period of time, ठीक है, for a long period of time, ठीक है. तो ये हम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है. FCA, that is Fiat Chrysler Automobile, इसको बोलता है इट इज मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन, ठीक है. ये हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वायलेशन है और ये एक तरीके का मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन करते हैं. जो आप लुक देखते हैं, ठीक है, ओके, जो आप रॉक्सोरो का लुक देखते हैं या जो नई थार है उसका लुक देखते हैं, इट इज एज गुड एज जीप, ओके, ठीक है. सो दैट्स व्हाई इट इज अ मिसलीडिंग representation and you are trying to sell a particular vehicle as good as you can say treated to be as ourselves, ठीक है दोस्तों. करीबन जीप का रेंगलर का वर्जन करीबन 50 लाख में बिकता है एंड दिस इज बीइंग सोल्ड एट 16 to 20 लाख रुपीस के आजू बाजू कहीं बिकता है, ठीक है. सो प्राइस पॉइंट में बहुत बड़ा अंतर है और इसीलिए ये सवाल पैदा होता है, ठीक है. इट इज अ डिसेप्टिव रिप्रेजेंटेशन, misleading representation. Now this is really a big problem, ठीक है. सो दोस्तों रॉक्सोर को तो ये रोक सके. रॉक्सोर यूएसए में जो बिकने वाला था ऑफ रोड व्हीकल के द्वारा, तो एफसीए ने उसको रोक दिया है. अब ये मैटर पहुंचा है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है. 20 मई को ये लिस्ट होगा और देखा जाएगा कि वेदर थार इज इंफ्रिंजिंग जीप का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और नॉट, ठीक है. ये एक बड़ा सवाल पैदा होगा. हालांकि महिंद्रा बोलता है वी आर नॉट देयर टू सेल इन ऑस्ट्रेलिया, हम ऑस्ट्रेलिया में इसको बेच नहीं रहे, ठीक है. हालांकि थार का प्लानिंग है कि बहुत सारे देश में इसको बेचे और ऑस्ट्रेलिया में भी उनका बेचने का प्लानिंग हो सकता है, ऐसा माना जाता है. बट एनीवे, सो दोस्तों यूएसए के अंदर जब ये केस पहुंचा था तो यूएसए ने कोर्ट ने बोला था कि यस, जीप जो बोलता है वो सही है. हालांकि जो यूएसए ट्रेड कमीशन बोलता है वो बोलता है कि ऐसा नहीं है. दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग एंड देयर इज नो कॉपी एंड पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज महिंद्रा एंड व्हाट इज जीप, ओके, दैट इज द डिफरेंस, ओके. सो आई होप this is the kind of issues you should know that this is how the world is shaping up. Anyway, coming back to this very important issue which is connected to our vaccine, connected to the government's responses to the COVID scenario, ठीक है, and not just Indian government scenario, this is across the world. So दोस्तों WHO का एक बॉडी है जिसका नाम है इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, ठीक है. पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, सॉरी, IPPR, IPPR बोलते हैं जिसको, ठीक है. उन्होंने बहुत मजेदार सा अपना से रिपोर्ट सबमिट किया. रिपोर्ट में उन्होंने बोला इट इज अ टॉक्सिक cocktail of this you can say institutions of the world. किस चीज का कॉकटेल हो गया, ध्यान रखना, the word is toxic cocktail. क्या गलतियां करी वर्ल्ड ने, ठीक है, किस चीजों का कॉकटेल, क्या क्या चीज मिक्स हो गई. सबसे पहली चीज उन्होंने बोली स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, ठीक है, कि जो उन्होंने स्ट्रेटेजिक चॉइसेस ली, वन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड WHO. उन्होंने बहुत जल्दी इसको पैंडेमिक स्टेज पे डिस्क्राइब नहीं किया. उन्होंने दिसंबर में जब इसके बारे में जानकारी मिली तब जाकर फरवरी में इन्होंने बोला दिस इज अ काइंड ऑफ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ यू कैन से इंटरनेशनल कंसर्न. ये फरवरी में बोला, पैंडेमिक उन्होंने बोला ही नहीं तब तक, ठीक है. तो आप समझ सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक चॉइसेस कैसी थी, ठीक है. उसको पहले उन्होंने डिस्क्राइब किया नहीं. दूसरा, अनविलिंगनेस टू टैकल इनइक्वालिटीज
ठीक है, दैट इज अनदर प्रॉब्लम which is bringing in today's scenario. ठीक है, what is the inequalities here? Inequalities is all about, you can say, the medicines, the availability of other, you can say, material like mask, ठीक है, gloves, ठीक है, ऑक्सीजन concentrator, ठीक है, या अलग अलग दवाइयाँ to large number of people. आज की तारीख में अगर देखा जाए तो जो अमीर देश है वो अपना वैक्सीनेशन का स्टॉक लेके बैठे हैं, ठीक है, ओके, और जो गरीब देश है उनके पास है नहीं, ठीक है। तो इस समय पे बहुत सारे लोग ये सवाल पैदा करते हैं कि इंडिया का जो विचार है, जो आइडियोलॉजी है, वसुधैव कुटुंबकम, वेदर दिस इज रियली एक्सेप्टेबल इन टुडेज टाइम और शुड वी प्रोटेक्ट आवर पीपल फर्स्ट, बड़ा सवाल पैदा होता है। बट ये एक तरीके से इन इक्वालिटी को टैकल करने का कोई प्लानिंग नहीं है अमीर देशों का। और तीसरी चीज, अनकोऑर्डिनेटेड सिस्टम, ठीक है, कहीं पे भी कोऑर्डिनेटेड वे में एक्टिविटी नहीं हो रही है। कोई वैक्सीनेशन बना रहा है तो अपनी मर्जी से बना रहा है और बेच भी अपनी मर्जी से रहा है, ठीक है, और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन हो नहीं रहा है, एंड जिसकी वजह से आज हम जिस सिनारियो पे बैठे हैं वो बहुत बुरा है। हालांकि इस बुरी परेशानी में सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ तो इंडिया को हुआ। ये सुनो, सेकेंड वेव ने इंडिया की बर्बादी कर दी, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में बर्बादी तो करी, पर जितनी ज्यादा बर्बादी इंडिया की हुई वो तो ऑब्वियसली नंबर बताते कि ये तो बड़ी परेशानी है, ठीक है। सो दोस्तों, ये टॉक्सिक कॉकटेल था, तीन चीजों का मिक्स, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस जो गलत ले ली हमने, ठीक है, इनइक्वालिटीज के ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया, और तीसरी चीज अनकोऑर्डिनेटेड सिस्टम जो बन गई। सो IPPPR का कहना है कि भैया ये जो पैनल है WHO ने बनाई, ठीक है, उनका कहना है कि ये जो सिस्टम पे हम बैठे हैं, ठीक है, वो कोई एक देश की गलती का प्रॉब्लम नहीं है, ये ओवरऑल प्रॉब्लम है। पूरा वर्ल्ड फेल हो चुका, पूरे वर्ल्ड की बड़ी बड़ी सिस्टम्स फेल हो चुकी, पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस फेल हो चुके। ये सुनो, उन्होंने ये भी बोला कि चलिए हम बात मानते हैं कि प्रॉब्लम हो गया, अब क्या मेजर्स लेने चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मेजर्स के बारे में बात करा, ठीक है दोस्तों। उन्होंने सबसे पहला मेजर बोला दैट यू कैन से दी कि इस तरीके के पैंडेमिक के सिनारियो में we need some big body like WHO. They have to be empowered, they will be funded, they have to be strengthened, because अगर WHO को strengthen नहीं किया गया, ठीक है, अगर ऐसी इंटरनेशनल बॉडी को स्ट्रेंथन नहीं किया गया तो ये जो इक्वालिटी की बातें हैं, ठीक है, ये जो सिस्टम सपोर्ट करने की बातें है, ये बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, सिस्टम फेल हो जाएगी, इनइक्वालिटी बढ़ती रहेगी। तो सबसे पहली चीज उन्होंने बोली दैट WHO हैव टू बी स्ट्रेंथन फाइनेंशियली, इन टर्म्स ऑफ देयर अथॉरिटी, इन टर्म्स ऑफ देयर इंडिपेंडेंस, उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगा। ये बड़ा सवाल इन्होंने पैदा करा कि ये जो WHO है उसके पास कोई पावर नहीं है तो दिक्कत है, तो उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। हालांकि पैनल WHO ने ही बनाई है और WHO ही को ही उसको स्ट्रेंथन करने के बारे में बात किया जाता है, ठीक है, तो अच्छी बात है। वैसे इंटेंशन अच्छा है, पर WHO ही एक फेल्ड इंस्टीट्यूशन इस पेंडेमिक में निकला, ठीक है, ऐसा माना गया, ये फेल्ड इंस्टीट्यूशन बन गया। इन्होंने सही तरीके से काम ही नहीं किया, उन्होंने लोगों को सही इंफॉर्मेशन सही समय पे दी नहीं, हर बार वो करीबन अलग अलग तरीके की कम्युनिकेशन देते रहे और उसने ऑल द मोर लोगों को कंफ्यूज करते रहे। ये सुनो, फॉर एग्जांपल टोसिलिजुमेब या रेमडेसिविर के बारे में WHO बहुत अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करता नहीं है। ओके, सो दैट्स नंबर 1। नंबर 2, उनका कहना है कि ये जो हाई इनकम नेशंस है, ठीक है, दे हैव टू कम फॉरवर्ड एंड प्रोवाइड वैक्सीन्स टू पुअर कंट्रीज। दे हैव आइडेंटिफाइड 92 पुअर कंट्रीज, और इन पुअर कंट्रीज के पास वैक्सीन आएगा कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कंट्रीज लाइक श्रीलंका, ठीक है, उसके पास वैक्सीन नहीं था, कौन देने वाला है? फाइनली इट इज चाइना, जो चाइना ने उनको वैक्सीन दी, करीबन 4 या 5 लाख की वैक्सीन देने की बात करी है। नेपाल बर्बादी की कगार पे जा रहा है, वहां पे एक ऐसे केसेस पागलपंती से बढ़ रहे हैं, हमने वहां पे बहुत सारे केसेस भेजे पर हमने वैक्सीन नहीं भेजा। ये सुनो, ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये पेंडेमिक के सिनारियो में इन कंट्रीज के पास अगर वैक्सीन नहीं होगा तो क्या होगा?
ये बड़ी परेशानी का सिनारियो क्रिएट हो रहा है। अनदर इंपॉर्टेंट इश्यू इज आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वेव ऑफ कर देना चाहिए। यह उनका सजेशन है कि कोविड-19 के दौरान ये जो अलग अलग तरीके की वैक्सीन बनाई जाती है उसका पेटेंट पुल बनाओ, और वो जो भी कम्युनिकेशन, जो भी लोगों के पास जानकारी है वो लोगों को फैलाओ, ठीक है, ताकि लोग अच्छी वैक्सीन बना सके, लोग वैक्सीन जल्द से जल्द बना सके और हम इन परेशानी में से बाहर निकल सके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये उन्होंने बात करी थी। आपको याद होगा रिसेंटली इंडिया और साउथ अफ्रीका ने WTO में इसी बात का पुश किया था, जिसको फाइनली अमेरिका और फ्रांस ने सपोर्ट किया। Yes or no? I think this is pretty clear to you. Great. और another important point they talked about is rapid scaling up is needed. ठीक है, हमें ज्यादा से ज्यादा हर चीजों का प्रोडक्शन बढ़ाना है, whether it is vaccine, whether it is oxygen concentrator, whether it is दवाइयाँ, whatever it is, make sure that we scale up this entire process. अदरवाइज जो फेज 2 चल रहा है उसके बाद जो फेज 3 आएगा उसके साथ क्या ही होगा पता नहीं, ठीक है। एंड देन इस वैक्सीन इनइक्विटी को रोकना चाहिए, ठीक है। जितने भी गरीब देश है उनके पास वैक्सीन पहुंचनी चाहिए, ये सब आर्ग्यूमेंट इन्होंने दिया। सो उन्होंने बोला WHO was very slow, there was a poor coordination to blame for pandemic. दिस वॉज इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट पैनल, ठीक है, जिसके अंदर न्यूजीलैंड के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हेलेन क्लार्क थी, ठीक है, फॉर्मर लाइबेरियन प्रेसिडेंट एलन जॉनसन थे, ठीक है, 2011 में नोबेल पीस लॉरिएट थे ये जो एलन जॉनसन थे, ठीक है। तो इनको ये एक मजेदार सी रिकमेंडेशन के लिए बिठाया गया था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। भारत जैसे देश के लिए इस तरीके के रिकमेंडेशंस आर गोइंग टू हेल्प इन अ बिग वे, अगर देश अच्छी तरीके से आगे बढ़ा तो, ठीक है। दोस्तों हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। ये सुनो, क्रिप्टो करेंसीज ने पिछले कुछ सालों में बड़ा बवाल मचा के रखा हुआ है, ठीक है। क्या तरीके से, मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस से अलग प्राइस पे पहुंच गए, आसमान छू गए प्राइस को, ठीक है। आप देखेंगे, है ना, ये है आपका एक तरीके से बिटकॉइन। जनवरी 1, 2021 में वो करीबन था 28,000 के नंबर पे और वो पहुंच गया करीबन $60,000 के प्राइस के ऊपर, ठीक है। जनवरी 1 इथेरियम था करीबन $500 के आजू बाजू, करीबन मई 12, 2021 में ये पहुंच गया 4500 के आजू बाजू। $500 का वैल्यू लेकिन से 5 महीनों में पहुंच गया $4,500 तक। मतलब अगर आपने ये पैसे लगाए होते $500, ठीक है, आज वो प्राइस बन के 4500 बन गई, मतलब 9 टाइम्स आपने पैसा कमा लिया होता। 1 लाख का 9 लाख हो गया होता 5 महीनों में। ये सुनो, सिमिलरली अगर हम दूसरी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बात करा जाए, ठीक है, सो एक तरीके से ब्लूमबर्ग का क्रिप्टो करेंसी का जो इंडेक्स है वो इंडेक्स बताता है कि इसकी वैल्यू जनवरी 2021 में करीबन $1200 के आजू बाजू थी, आज ये $4000 पे पहुंची। मतलब ओवरऑल सभी क्रिप्टो करेंसी बढ़ रही है, सभी क्रिप्टो करेंसी पागलपंती से बढ़ रही है, ठीक है। और उसी क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक नया से करेंसी के बारे में बात हो रही है, विच इज कॉल्ड से डॉग कॉइन। डॉग ई कॉइन बोलते हैं इसको, ठीक है, जिसने कहानी बदल दी, ठीक है। जो दिसंबर 2020 में उसका वैल्यू था 0, मतलब बर्बाद था, कुछ था ही नहीं, जो आज करीबन पहुंच गया है करीबन 0.65 के आजू बाजू, ठीक है, विच इज ह्यूज, ठीक है। सो दोस्तों ये डॉगी कॉइन चालू कैसे हुआ था, ठीक है। डॉगी कॉइन एक सटायर करने के लिए, एक मजाक करने के लिए कुछ 2 लोगों ने बनाया था, ठीक है, जो थे एक बिली से मार्कस, ठीक है, और एक जॉन पाल्मर करके भाई साहब थे। इन दोनों ने मेहनत करके ये बनाया था, उसको एक मजाक की तरीके से बनाया था। हालांकि जो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, ठीक है, इथेरियम या ऐसी जो भी आप नाम सुनते हो, ठीक है, उसके अंदर कहानी ये होती है दैट दे आर कमिंग, मतलब दे हैव अ लिमिटेड प्रोडक्शन, दे डोंट हैव अ ह्यूज प्रोडक्शन। Well, this dog e-coin, ठीक है, which has been made, it is based on, you can say, Lucky coin, which is a cryptocurrency, which is based on Litecoin, ठीक है, okay. So it was a kind of fun alternative to
क्रिप्टो करेंसीज इस तरीके से बनाया गया था, ठीक है। और वो क्राउड फंडिंग की तरीके से कि भाई जो भी सोशल कॉजेज है ना, उन सोशल कॉजेज को सपोर्ट करने के लिए हम ये कॉइन बनाते हैं, ऐसा उन्होंने बनाया। हालांकि बिटकॉइन लिमिटेड प्रोडक्शन होता है, लकी कॉइन लिमिटेड प्रोडक्शन होता है, वाइल डॉग ई कॉइन का ऐसा कोई गणित नहीं है, ठीक है। इसकी प्राइस अचानक बढ़ गई, उसका कारण यह भी है कि इलोन मस्क साहब ने ट्वीट करते रहते हैं। अब ये इलोन मस्क साहब क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बहुत ज्यादा एग्रेसिवली काम करते हैं और उनकी ट्वीट की वजह से ये कॉइन की वैल्यूज अचानक ऊपर बढ़ जाती है, अचानक नीचे गिर जाती है। और वही हुआ ये डॉग ई कॉइन के अंदर कि भैया उन्होंने बोल दिया कि आई एम थिंकिंग टू डेवलप स्पेसएक्स के अंदर हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। और उसका नाम ही दे दिया उन्होंने, है ना, डॉग ई1, ठीक है। और इसका पूरा फंडिंग आएगा डॉग ई कॉइन के द्वारा, ठीक है। अब अगर इतना बड़ा फंडिंग कहीं से आने वाला है तो इसकी वैल्यू तो आसमान छूने लगी, एंड दैट हैज क्रिएटेड अ काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग सिनेरियो। तो अगर आप एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं भारत में अभी के लिए, तो ये क्लियर है कि क्रिप्टो करेंसी बैंड नहीं है और क्रिप्टो करेंसी इलीगल भी नहीं है, ठीक है। ये क्लैरिटी है, ठीक है। पर अगर इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये एक मजेदार सी दुनिया है जहां पे अचानक से इसकी प्राइस बढ़ने वाली है ऐसा माना जाता है, और इसका फ्यूचर बड़ा माना जाता है दोस्तों, क्योंकि इसका कोई लिमिटेशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। वाइल अगर आप देखें बिटकॉइन, इथेरियम, उनमें लिमिटेशन है, ठीक है, कि आप इस नंबर से ज्यादा आप प्रोड्यूस कर नहीं सकते हो, विच मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस डॉग ई कॉइन मे टर्न आउट टू बी अ काइंड ऑफ अ रेगुलर करेंसी इन द बिग वर्ल्ड, ऐसा माना जाता है। बट एनीवे देखेंगे क्या होगा। इतना तगड़ा रिजल्ट अगर कोई देता है, इतना तगड़ा रिटर्न कोई देता है, तो भैया लोग अनाप शनाप पैसे लगाएंगे ना। स्टॉक मार्केट में लोग अनाप शनाप पैसे लगा रहे हैं ना, आपने देखा होगा जब से लॉकडाउन हुआ है लास्ट ईयर से, तब से लेकर लोगों को इन्वेस्टमेंट चाहिए, स्टॉक मार्केट में लोग पैसे लगा रहे हैं और दुनिया आगे बढ़ रही है, ये सुनो। और इस दुनिया आगे बढ़ने में एक मजेदार सी सिनारियो क्रिएट हो रहा है विच इज नोन एज इनइक्वालिटी। कैपिटलिज्म किस तरीके से हाहाकार मचा रहा है वो हम देखते हैं दोस्तों। ये है बिलियनर्स क्लब का लिस्ट 2016 में, ठीक है। कितने बिलियनर्स थे, मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ठीक है, से 2016 में, और ये 2020 का नंबर, 2016 में 39 बिलियनर्स थे, 2020 में ये हो गए 121, मतलब बढ़ गए, दैट्स ह्यूज। सिमिलरली केमिकल और पेट्रोकेमिकल में करीबन 21 बिलियनर थे 2016 में, जो आज बढ़ के 55 हो गए। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ये थे, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, ठीक है, ये थे करीबन 21, आज ये हो गए 50, ठीक है। नंबर बढ़ने लगा, ठीक है, नंबर बढ़ने लगा। वेल्दी बिलियनर्स हैव इंप्रूव्ड देयर वेल्थ इन दिस कोरोना टाइम, ठीक है। मतलब ये जो कैपिटलिज्म का विचार है, जहां पे प्राइवेट ओनरशिप के बारे में बातें होती है कि भैया सब कुछ प्राइवेटली ओन होना चाहिए, ठीक है, लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी से फायदा ये होता है कि लोग जब चीजें प्राइवेटली ओन करते हैं उसका यूटिलाइजेशन वो बेहतर वे में करते हैं, एंड व्हेन द यूटिलाइजेशन इज हैपनिंग इन द बेस्ट वे, दैट्स द बेस्ट वे फॉर द फ्री मार्केट। Yes or no? Because they are going to bring the best benefit to the society। जैसे आजकल हम आर्ग्यू करते हैं कि वैक्सीनेशन जो सरकार कर रही है वो सही तरीके से करनी है। Why can't we allow private players to come in India and put their own, you can say, clinics and give vaccine to large number of people? क्यों फाइजर को अलाउ नहीं करते, क्यों मॉडर्ना को अलाउ नहीं करते, ठीक है, क्यों जॉनसन एंड जॉनसन को अलाउ नहीं करते? करना तो चाहिए, ये सुनो, ठीक है, और उनको अलाउ करके फ्री मार्केट खोल देना चाहिए, ठीक है। पर दोस्तों फ्री मार्केट में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है इनइक्वालिटी की, ठीक है। दोस्तों इनइक्वालिटी के बारे में सबसे पहले अगर किसी ने बात करी थी तो वो थे कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब निकाली थी द कैपिटल, जिसको बोलते हैं दास कैपिटल, जर्मन लैंग्वेज में थी दास कैपिटल, जहां पे उन्होंने बताया था किस तरीके से, है ना, ये जो यू कैन से कैपिटलिज्म का विचार चला था, ठीक है, आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है,
कितना गलत है, किस तरीके से बर्बादी होगी, और उसके सामने सोशलिज्म इज प्रूवन टू बी मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ हेल्पिंग पीपल। ठीक है, ऐसा कार्ल मार्क्स ने बोला था दास कैपिटल में। उनका सोशलिज्म का विचार वो हैज टर्न आउट टू बी अ वेरी यू कैन से एग्रेसिव एंड इट इज नोन एज कम्युनिज्म। ठीक है, और करीबन यही ऐसे ही विचार लेकर आए एक भाई साहब, ठीक है, जिन्होंने इनइक्वालिटी के बारे में आज के जमाने में लोगों को गाइड किया। 2011 में इनकी किताब आई, ठीक है, थॉमस पिकेटी करके भाई साहब है, इनकी किताब आई द कैपिटल। उन्होंने बताया कि, और ये भाई साहब फ्रांस के थे, फ्रेंच लैंग्वेज में ये किताब लिखी थी, उसको ट्रांसलेट करके से इंडियन मतलब या इंग्लिश में ये किताबें आई एंड दैट टर्न आउट टू बी वेरी गुड। दोस्तों, ये किताब के अंदर उन्होंने काफी साल से, मतलब आप ऐसा मान के चले कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर अभी तक का पूरा डेटा एनालाइज किया, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से इनइक्वालिटी उस जमाने से लेकर अभी तक चलती है। उन्होंने बहुत मजेदार सा आइडिया दिया। उन्होंने बताया आर ग्रेटर देन जी, ये आइडिया दिया। नाउ व्हाट इज आर एंड व्हाट इज जी? ओके, उन्होंने बताया कि एक देश की इकोनॉमी, दैट मीन्स उसका जीडीपी क्या रेट से ग्रो करता है? बोला जी रेट से ग्रो करता है। और उस कंट्री में जो रिटर्न ऑन एसेट है, आरओआई या आरओआई जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो क्या रेट से बढ़ता है? बोला आर रेट से बढ़ता है। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए, ठीक है, तो भैया इंडस वैली सिविलाइजेशन के जमाने से, रामायण के जमाने से, महाभारत के जमाने से लेकर, मुगल पीरियड से लेकर, ठीक है, ब्रिटिशर पीरियड से लेकर अभी मोदी साहब के जमाने के अंदर भी आर ग्रेटर देन जी होता है। विच मीन्स अगर आपके पास एसेट्स है, ठीक है, उसका ग्रोथ रेट इज ऑलवेज बेटर देन देश का ग्रोथ रेट। देश का ग्रोथ रेट इज कनेक्टेड टू योर इनकम, मतलब आपके इनकम का ग्रोथ रेट इज कनेक्टेड टू जी, वाइल आपके पास जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज है और उन प्रॉपर्टीज का ग्रोथ रेट है, ठीक है, वो ज्यादा है कंपेयर टू आपकी इनकम का ग्रोथ रेट। इनकम का ग्रोथ रेट कम है, आपके एसेट्स का ग्रोथ रेट ज्यादा है। ये उन्होंने बताया थॉमस पिकेटी साहब ने। बड़ा हल्ला हो गया दोस्तों पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, बड़ा फायदा किया इन्होंने बताकर लोगों को। दिस इज वंडरफुल। सो मूविंग फर्दर, वी टॉक अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू यस्टरडे। अगर आपको याद होगा तो हमने बात करा था सेबी। सेबी ने क्या बदलाव किया था? सेबी ने बदलाव किया था प्रमोटर्स की जगह पर, you can say we will start using the name or we'll identify the people who have, उन्होंने वर्ड यूज किया था कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स। ये सुनो, हमने आपको कल बताया था ये कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स। दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली क्या सिनारियो है, ठीक है। मैं वापस इस बात को समझा दूं ताकि आपको ये आइडिया थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है, ठीक है, दैट इज स्किन इन द गेम, है ना। ये भी मजेदार सा वर्ड है, स्किन इन द गेम। ओके, क्या मतलब होता है दोस्तों? समझिए दोस्तों, इफ यू आर प्रमोटर, ठीक है, और आप आईपीओ लेके आते हो, ठीक है, ओके, आप आईपीओ लेकर आते हो, ठीक है, तो लोग आपके कंपनी में पैसे लगाएंगे, ठीक है। शायद आप अगर लेकिन से गफला करना चाहो, स्कैम करना चाहो, तो आप क्या करोगे? ठीक है, आप फर्जी सी कंपनी बनाओगे, अनाप शनाप उसको बड़ा दिखाने की कोशिश करोगे, ये सुनो, कहीं ना कहीं से पैसे लेके आ जाओगे। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आजकल जितने भी हमें स्टार्टअप दिखते हैं, वो स्टार्टअप को ये लोग फंडिंग लेके आ जाते हैं, ठीक है। भैया, इन लोगों का ओवरऑल कंपनी इतना बड़ा नहीं होता है, ये सुनो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई एक स्टार्टअप कंपनी है, उसको किसी ने दिया लेट्स से 100 करोड़ का फंडिंग। ये 100 करोड़ की फंडिंग के सामने, ठीक है, ये जो कंपनी है, ठीक है, उसने इसको बोला कि हम आपको 5% का स्टेक देते हैं, ठीक है। एट 100 करोड़ वी आर गोइंग टू गिव यू 5% का स्टेक, विच मीन्स ये कंपनी कैसी हो गई? कंपनी हो गई 5% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी इज इक्वल टू 100 करोड़। सो टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी is 100 करोड़ divided by 0.05। ये सुनो, ठीक है ना। आई थिंक दिस इज प्रीटी कंफर्टेबल फॉर एवरीवन, ग्रेट, ठीक है। सो दोस्तों, ये हो जाएगा, कंपनी कितने की हो जाएगी? ये कंपनी हो जाएगी आपकी, यू कैन से करीबन 2000 करोड़ की कंपनी, ठीक है, 2000 करोड़ की कंपनी। दिस इज हाउ द आइडिया इज। आई थिंक दिस इज प्रीटी क्लियर, ग्रेट, ठीक है। 2000 करोड़ की कंपनी हो गई।
एक्चुअली में कंपनी 2000 करोड़ की है कि नहीं, एक्चुअली में नहीं है, इट इज ऑन पेपर, ठीक है। अब मानो कोई बंदा है ना, ऐसे कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स है, ठीक है। कंट्रोलिंग शेयर होल्डर कौन है? जो बाहर से पैसा देता है। दे आर नॉट द प्रमोटर्स, दे डोंट हैव स्किन इन द गेम। व्हाट यू मीन बाय स्किन इन द गेम? मतलब वो लोग सिर्फ बाहर के लोग हैं, आके अनाप शनाप कुछ करके जाते हैं, ठीक है, और यू कैन से आपसे पैसे ले लेते हैं, ठीक है, कंपनी का अपना पैसा लेकर निकल जाते हैं। ऐसे लोग हैं जो स्किन इन द गेम में नहीं है। अगर आप स्किन इन द गेम में हो, मतलब आप प्रमोटर हो, कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, आपको फायदा होगा, कंपनी डूबेगी, आपको नुकसान होगा। मतलब आप एज अ प्रमोटर you will protect the interest of the company, which means in turn you protect the interest of the shareholders. समझ में आया आपको? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप लोगों के मतलब शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करोगे तो ही जाकर लोगों को आपके ऊपर विश्वास होगा ना कि चलो भैया हम आपकी कंपनी में पैसे लगाए। नहीं तो क्यों लगाए, ठीक है। आप तो अनाप शनाप आके कुछ भी कर दोगे। दिस इज रियली अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिनारियो। ये सर नो, ठीक है, दिस इज वेरी क्रूशियल, ठीक है। स्किन इन द गेम इज अ वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट। ग्रेट, ठीक है। सो दोस्तों, ये आर्टिकल क्रिटिसाइज करता है सेबी के इस प्रोसेस को कि प्रमोटर्स की जगह पे आप कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स के बारे में बात करें, ठीक है। ये बोलता है कि ऐसा करने से शेयर होल्डर्स को नुकसानी होगी, बिकॉज दिस कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स दे डोंट हैव स्किन इन द गेम, ठीक है। उनको कोई पंगा थोड़ी होने वाला है। या तो फिर आप रूल ऐसे बनाओ कि ये लोग एक ऐसे कुछ साल के लिए लॉक इन पीरियड में रहे, ये लोग कुछ साल तक एक ऐसे ये कंपनी में काम करते रहे, और इनको मतलब अगर कंपनी बर्बाद गई तो इनको भी नुकसान होना चाहिए। ये सर नो, अगर शेयर होल्डर भी डूबते हैं तो ये भी डूबने चाहिए। Yes or no? This is what the idea is being provided in this idea, है ना? This is called premature on promoters, ठीक है। It is not a time for SEBI to relax its vigilance on promoters and their group entities. दोस्तों, होता बहुत बार ऐसा है, लोग स्कैम करने के लिए प्रमोटर का नाम लगा देते हैं और अनाप शनाप कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ाकर कहीं से पैसे लाकर बड़ा दिखाकर आईपीओ में चले जाते हैं, और फिर है ना आईपीओ का वैल्यू जब बढ़ जाता है अपना पैसा निकाल के ले चले जाते हैं और शेयर होल्डर बेचारे बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। ये सब ना हो, इसका ध्यान रखने का काम किसका है भैया? सेबी का। और सेबी अगर जल्दबाजी में प्रमोटर्स की जगह पे कंट्रोलिंग शेयर होल्डर के बारे में बात करेगी तो प्रॉब्लम होगा। इन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर कोई एनएसई लिस्टेड कंपनीज के बारे में बात करे, ठीक है, तो जो प्राइवेट प्रमोटर्स का जो आइडिया है, ठीक है, अगर उसके बारे में बात करा जाए, ठीक है, सो दे आर सम अराउंड एट 44-45% मार्क पे अगर कोई होता है तो उसको बोला जाता है कि प्राइवेट प्रमोटर है। वाइल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दे आर ओनिंग 35-36%, वाइल रिटेल इन्वेस्टर्स जिनको प्रोटेक्ट करने के बारे में बात हो रही है, ठीक है, दे हैव सम अराउंड 6-7%। यस और नो? विच मीन्स कि अभी भी प्रमोटर्स के पास काफी ज्यादा कंट्रोल है और रिटेल इन्वेस्टर्स अभी भी कम है। सो दैट मीन्स इट इज अ प्रीमैच्योर सिनारियो फॉर अस टू गो फॉर दिस कंट्रोलिंग शेयर होल्डर का आइडिया, ठीक है। आई थिंक दिस इज प्रीटी क्लियर। गुड दोस्तों, रोज रोज हम पढ़ाई करते रहेंगे ना, तो कुछ अलग अलग आइडियाज के ऊपर हम नई इंफॉर्मेशन आती जाएगी, हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे और उसको इवॉल्व करते जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं दोस्तों। WHO does not describe B.1.617 as an Indian variant. गवर्नमेंट बोलता है भैया मीडिया रिपोर्ट इस बात को जो बता रही है वो अनफाउंडेड और विदाउट एनी बेसिस बता रही है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। दोस्तों, इंडिया में अभी हम करीबन 3.5 लाख और 4 लाख के बीच में घूमते रहते हैं कि ये हमारे केसेस बन रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी जगह पे लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए केसेस के नंबर काफी कम हो गए हैं, ठीक है। 4 लाख से कम मतलब 3.5 लाख पे पहुंचे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा नंबर कम हुआ नहीं है, बट फिर पॉजिटिव साइन है, ठीक है। और गवर्नमेंट बोलती है कि भैया ये जो B.1.617 है उसमें कोई इंडियन वर्ड ही नहीं हो सकता भैया, ये कोई इंडियन वेरिएंट नहीं है, ऐसा बोल दिया, ठीक है।
चलिए अच्छी बात है, ठीक है। हम इस कहानी को देखते रहेंगे कि ये इंडियन वेरिएंट है, अमेरिकन वेरिएंट है, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, क्या है वो देखते रहेंगे। और इसी समय पे अलग अलग अपोजिशन ने प्राइम मिनिस्टर को अर्ज किया कि जल्द से जल्द फ्री और यूनिवर्सल वैक्सीनेशन चालू करें। क्यों भैया, इसको जिस तरीके से पोलियो का टीकाकरण होता है, सब लोगों को घर घर जाकर वैक्सीनेशन देना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? महाराष्ट्र और कर्नाटका ने तो वैक्सीनेशन ही रोक दिया है। दिस इज रियली अ बिग इश्यू, ठीक है दोस्तों। ये समझिए, सबसे बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट्स जहां सबसे ज्यादा कोरोना का केसेस अवेलेबल है, वहीं पे आप वैक्सीनेशन रोक रहे हो। क्या मजा है? सरकार को इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए? मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को जल्द से जल्द इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि भैया महाराष्ट्र, कर्नाटका, आप क्यों वैक्सीनेशन रोक रहे हो? हम आपको वैक्सीनेशन देने के लिए तैयार है, जल्द से जल्द आपको देंगे, और बताइए क्या आपको जरूरत है, हम करके देंगे। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? देश में कोरोना का जो पेस रोकना है, तो सबसे पहली चीज वहीं पर रोकनी पड़ेगी जहां सबसे ज्यादा केसेस है, और कर्नाटका और महाराष्ट्र उसमें सबसे पहले है। क्यों नहीं करना चाहिए? और देश की इकोनॉमी के लिए भी ये कर्नाटका और महाराष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनको वैक्सीनेट करो भाई, क्यों ना करो? दिस इज रियली बैड आइडिया। और उसी समय पे आईसीएमआर के चीफ है, ये बोलते हैं, ठीक है, बलराम भार्गवा जी बोलते हैं कि अभी भी हमें 6 से 8 महीनों का, सॉरी 6 से 8 वीक का लॉकडाउन चाहिए, ठीक है, बराबर है। अब ये आईसीएमआर के भार्गवा साहब ये बोलते हैं, ठीक है, और उस तरह, ठीक है, वो क्लैट कंसोर्शियम की तरफ से जो प्राइवेट चैनल के ऊपर फैजान मुस्तफा साहब आकर अभी भी बोलते हैं कि भाई नहीं, हमें तो हम अभी भी लग रहा है कि वी कैन टेक दिस क्लैट इन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। मतलब क्यों भाई, ठीक है, अगर आप नहीं हो सत्ता पे, ठीक है, तो आप बता दो हम सत्ता पे नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है कि क्या मजाक कर रहे हो आप? अपनी प्राइवेट चैनल पे आके आप क्लैट कंसोर्शियम की बातें कर रहे हो, कैसे कर सकते हो? ठीक है, मैं प्राइवेट चैनल पे आकर क्लैट कंसोर्शियम कुछ बोलता है, ठीक है, वैसी सब चीजें मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि उनकी इंटरनल मीटिंग में क्या हो रहा है, ऐसा मैं आपको बोल सकता हूं क्या? कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इट इज अ प्योर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। हाँ, आप अपनी प्राइवेट चैनल जहां पे आप एडवर्टीजमेंट अलाउ करते हो, ठीक है, अगर आप एडवर्टीजमेंट अलाउ नहीं करते हो, आप सब्सक्राइबर बढ़ाने के पीछे नहीं पड़े हो, ठीक है, अगर आप एडवर्टीजमेंट से पैसा कमाने के पीछे नहीं पड़े हो, तो चलो हम मान लेते हैं, पर ऐसा काम थोड़ी आप कर रहे हो, ठीक है। आप पैसे कमाने के पीछे पड़े हो, ठीक है, आप सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए पड़े हो, ठीक है, और आप सीधा टारगेट करते हो उसी ऑडियंस को जो आपका चैनल है, ठीक है। आपका चैनल है कि भैया लॉ पढ़ाते हो, तो आपका टारगेट ऑडियंस कौन है? क्लैट, ठीक है, तो आप क्लैट की बात वहां पे करते हो और वहीं से आप अपने सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हो। क्या मजाक कर रहे हो भाई, ठीक है, ऐसा मत किया करो। ये देखो, सुनो क्या हो रहा है, ठीक है, 6 से 8 वीक का और लॉकडाउन, ठीक है, बिग इश्यू, ठीक है। और उसके सामने हम किस तरीके से ये एग्जामिनेशंस कर पाएंगे, उसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी तो दे दो भैया बच्चों को, और एचआरडी मिनिस्ट्री भी ध्यान दे दे इसके ऊपर, है ना। ये मजेदार से एक सटायर आया था, ठीक है, कि एक तरफ है ना सरकार पैसा लगा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, किसको दे रही है पैसा? इस मशीन्स को। मशीन किसका है? सीरम इंस्टीट्यूट का, भारत बायोटेक का है, यस नो। और फाइनली स्टेट्स को क्या मिलता है? वैक्सीन्स। और कितनी, मतलब लाइनें लगाओ और कम कम मिलती है। बड़ा सा सटायर है दोस्तों, ठीक है। इतने पूरे मशीन के अंदर पैसा लगाकर फाइनली मिलता क्या है? कुछ कम चीज, ठीक है। ये पूरी बुरी बात है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जो नवलखा करके एक एक्टिविस्ट थे जो पकड़े गए थे, ठीक है, इन भीमा कोरेगांव केस के अंदर, भीमा कोरेगांव केस के अंदर जो पकड़े गए थे, ठीक है, उन्होंने बेल मांगा और उनको बेल नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। दोस्तों बेल, हमें पता है कि बेल इज अ नॉर्म, ठीक है। चलिए मानते हैं कि भीमा कोरेगांव केस के अंदर जो लोग पकड़े गए वो है यूएपीए के अंदर, ठीक है, विच इज अ हार्श लॉ, ओके। और हार्श लॉ के द्वारा बेल जनरली नहीं मिलनी चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि ये स्ट्रिंजेंट लॉ है, आपने बेल नहीं, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब इन्होंने डिमांड करा था, भीमा कोरेगांव का केस जो हुआ था, जहां पे यलगार परिषद से लगाई गई थी, जहां पे उन्होंने जो दलित
लोग इकट्ठा हुए थे और उन्होंने वहां पे डिमांड करा था कि किस तरीके से दलितों का अधिकार आगे बढ़ना चाहिए, और उसके बाद वायलेंस भी हो गया था। और उस वायलेंस में जिन जिन लोगों ने आकर स्पीच दी थी उन लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया था। ठीक है, भीमा कोरेगांव में पकड़े गए मिस्टर गौतम नवलखा जी, ठीक है, ही वॉज अंडर हाउस अरेस्ट, ठीक है, बिटवीन यू कैन से अगस्त 2018 टू अक्टूबर 2018। ठीक है दोस्तों, रूल ऐसा है यूएपीए के अंदर, है ना, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर, दैट इज सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 167 के अंदर, कस्टडी के अंदर अगर कोई बंदा 90 दिन तक है, ठीक है, 90 डेज तक है, नॉट 90 डेज, ठीक है, इट इज कस्टडी होना चाहिए, यस 90 डे पीरियड, सॉरी 90 डे पीरियड में अगर कोई बंदा है, ठीक है, तो उस बंदे को कस्टडी में रखने के बाद इसको बेल मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? 90 दिनों में पुलिस को जो भी इन्वेस्टिगेट करना था, उससे जो भी इंफॉर्मेशन लेनी थी वो पुलिस ने ले ली, ये सनो, ठीक है। अब ये जो टाइम पीरियड था, ठीक है, ये करीबन अगस्त 1 से लेकर, अगर बात कर अगस्त 28 से लेकर अक्टूबर 1 तक 34 डेज तक का टाइम था, ठीक है। इसको इंक्लूड किया जाए प्लस उसके बाद जब वो कस्टडी में थे वो टाइम इंक्लूड किया जाए तो 90 डेज हो गए और इनको बेल मिल जानी चाहिए। दिस इज व्हाट द डिमांड इज। सिंपल, ग्रेट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 1 मिनट, जब आदमी हाउस अरेस्ट में है, जब आदमी हाउस अरेस्ट में है, दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू कस्टडी, ठीक है। सो व्हेन इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू कस्टडी, ठीक है, देयरफॉर वी कांट इंक्लूड दिस थिंग एंड वी कांट अलाउ हिम टू गेट इनटू दिस बेल। ओके, सो दोस्तों आज के रीडिंग में मैं आपको भीमा कोरेगांव केस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यू कैन से रीडिंग में आपको दूंगा। दोस्तों आपको पता होगा हम आपको रीडिंग मटेरियल देते हैं और वो रीडिंग मटेरियल बहुत मजेदार है, ठीक है, वो आपको मदद करता होगा। ये सुनो, जब आप अलग अलग चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, हम जो आपको कंटेंट देते हैं रोज रोज पढ़िए दोस्तों, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, आपके पास जो कंटेंट डेवलप हो जाएगा वो बहुत मजेदार होगा। वी एंश्योर दैट वी गिव योर रीडिंग मटेरियल टू द ट्यून ऑफ 40 to 60 मिनट्स का आपको कंटेंट देते हैं। प्लीज पढ़िए, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये एक और मजेदार सी बात हो रही है एनआरसी के बारे में, इसका भी आज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको दूंगा। व्हाट इज एनआरसी? इट इज नोन एज नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। दोस्तों ये पहली बार, ठीक है, 1951 में आसाम में लगाया गया था। अभी तक सिर्फ और सिर्फ आसाम में हुआ है और दूसरी बार ये 2019 में हुआ। ओके, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? आसाम हैज बीन अफेक्टेड बाय लॉट ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स, सो देयरफॉर आसाम के लोगों ने लड़ाइयां करके डिमांड करा कि यहाँ के इंडिजिनस लोग को अलग करिए और जो इलीगल माइग्रेंट है उनको अलग करिए, ठीक है। सरकार ने इनकी बातें सुनी नहीं, एक एग्रीमेंट कर दिया था 1985 में जिसका नाम दिया गया था आसाम अकॉर्ड, जिसके अंदर एग्रीमेंट हुआ था दैट वी आर गोइंग टू कम अप विथ एनआरसी एंड वी विल ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन इलीगल माइग्रेंट एंड द लीगल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, ऐसा करेंगे। 1985 से लेकर अभी तक वो काम हुआ नहीं। फाइनली इसको लेकर आया गया, ठीक है, 2019 में। जब 2019 में लेकर आए गए, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया? प्रॉब्लम यह हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग जो यू कैन से इंडिया के कहे जाने चाहिए, ठीक है, हालांकि उनके पास डॉक्यूमेंट था नहीं, ठीक है, और डॉक्यूमेंट था नहीं तो करीबन 40 लाख लोग, ठीक है, माने गए कि जो जिनका नाम एनआरसी में नहीं आया। अब उनका क्या किया जाएगा? उनको डिपोर्ट किया जाएगा, ये सुनो, ठीक है। तो उनको डिपोर्ट कहां करेंगे, वो भी एक सवाल पैदा हो गया, ठीक है। तो अब इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग पाए गए, ठीक है, जो हिंदू है, ठीक है, और ये लोग कहां जाएंगे? इनको नाम दिया गया ये बंगाल से आए तो इनको बांग्लादेश में वापस भेज दिया जाएगा क्या? ठीक है ना जी भैया, बांग्लादेश में वापस तो भेज नहीं दिया जाएगा। तो नए सीएम आए हैं, है ना, हिमंता बिश्व शर्मा। इन्होंने आकर सबसे पहला पॉइंट बोला दैट वी वुड लाइक टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट फॉर रीवेरिफिकेशन बिकॉज वी फाइंड दैट ये 40 लाख में से करीबन 20% लोग ऐसे, ठीक है, जो से प्रॉब्लम में है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही तरीके से हुआ नहीं है, सो वी वांट टू बी रीवेरिफाइड। ये बात उन्होंने करी।
हिंदू न्यूज़पेपर में इन्होंने एक अच्छा सा इंटरव्यू दिया है और ये बड़े मुद्दे के ऊपर बात करी है। दोस्तों, देश में सिटीजनशिप के ऊपर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा हमने इस मुद्दे को उठाया था और आपको बताया कि सेंसस और एनपीआर में क्या डिफरेंस होता है, एनआरसी और एक से जो नेशनल रजिस्टर फॉर इंडिजिनस इंडियंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये हमने कल की क्लास में बात करी थी, तो प्लीज इसको देखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और एडिटोरियल के बारे में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि जो भी लोग प्रिजनर्स है, ठीक है, जो भी प्रिजन में ओवर क्राउडिंग हो रहा है और जिसकी वजह से कोरोना उनके अंदर बहुत फैल रहा है, तो एक काम करते हैं कि इन लोगों को रिलीज कर देते हैं। दोस्तों, लास्ट ईयर भी मार्च 23, 2020 में उन्होंने ये काम किया था, बिफोर लॉकडाउन के पहले ही उन्होंने ये ऑर्डर देकर लोगों को बेल पे या पैरोल पे छोड़ दिया था। ठीक है, अब इन्होंने वापस ऑर्डर जारी किया है क्योंकि कोरोना केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन काफी ज्यादा बर्बाद हो रही है। ठीक है, तो उनका ये एक इंटरवेंशन आना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दिस इज वेरी गुड। ठीक है, ऐसा करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नहीं तो जितने भी स्टाफ है और जो प्रिजनर्स है उनकी हालत खराब हो जाएगी और नंबर बढ़ जाएंगे और हम जो काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। ऑल द मोर सरकार के ऊपर और खर्चा बढ़ेगा, प्रिजनर्स का टेस्टिंग करवाना, प्रिजनर्स को हॉस्पिटल में ले जाना, प्रिजनर्स का सब चीजों का ध्यान रखना, ये सब चीज ऑल द मोर ज्यादा कॉस्टली हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया, पर इसके सामने हमें यह भी देखना पड़ेगा व्हाट इज द रूट कॉज फॉर ऑल दिस प्रॉब्लम। द रूट कॉज इज not just you can say more people are there are you can say lot of under trial people are crowded और गलत तरीके से लोगों को जेल में डाल के रखा हुआ है। जहां पे इन्होंने एक आर्गुमेंट दिया है कि भैया किस तरीके से इन्होंने वो जो भीमा कोरेगांव वाले लोग हैं उनको पकड़ के डाल के रखा हुआ है, ऐसे बहुत सारे लोग जिनको सेडिशन चार्जेस में डाल के रखा हुआ है, तो ये एकदम गलत बात है। ठीक है, इस तरीके से भरना नहीं चाहिए। imprisonment practices need to relook so that the police do not effect unnecessary arrest. So unnecessary arrest is a main reason for overcrowding this you can say entire prisons. ये बड़ा कारण है। सुप्रीम कोर्ट को उसके रूट कॉज पे जाकर इसका सॉल्यूशन लगाना चाहिए, नहीं के उसको ऊपर से सॉल्व करना। ठीक है, दिस इज ऊपर से सॉल्व करना। भीमा कोरेगांव वालों को रिपीटेडली बिल डिनाई होती रहती है। ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो सीएए के प्रोटेस्ट में बैठे थे उनको इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, कि भैया ये तो टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं ऐसा करके, तो ये बड़ी परेशानी की बात है, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। रूट कॉज पे जाकर इसको सॉल्व करना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अनदर लीगल इश्यू वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज द इंस्पेक्टर सचिन वाज। आपको पता होगा इंस्पेक्टर सचिन वास जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर जो बमबारी रखी थी, ठीक है, और वो पकड़े गए थे एनआईए के द्वारा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा ये पकड़े गए थे। और जिसकी गाड़ी थी, ठीक है, उस बंदा दैट इज से वो बंदे का नाम क्या था, कुछ हेमंत करके नाम था, उस बंदे का भी मनसुख हिरन करके नाम था, मनसुख हिरन, उनकी डेथ हो गई। तो उस डेथ और वो गाड़ी रखने के जुर्म में सचिन वास साहब को पकड़ा गया था और सचिन वास साहब को भी निकाल दिया। ठीक है, आर्टिकल 3112B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इनको डिसमिस कर दिया। ठीक है, पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई मिस्टर हेमंत नागराले ने इनको से निकाल दिया। ठीक है, आप डिसमिस कर सकते हो, हाँ, पर लोगों को डिसमिस करने के लिए फेयर तरीका होना चाहिए। सो देयर इज आर्टिकल 311 बोलता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर को, है ना, अगर आपको निकालना है तो एक डिपार्टमेंट इंक्वायरी होगी। क्या होगा? डिपार्टमेंट इंक्वायरी। दोस्तों, ये डिपार्टमेंट इंक्वायरी क्या है? डिपार्टमेंट इंक्वायरी का मतलब है कि भाई बंदा, जिस बंदे के ऊपर आरोप लगा है, ठीक है, उस बंदे को, है ना, उस बंदे के ऊपर इंक्वायरी करी जाएगी, उस बंदे को इनफ मौका मिलेगा अपनी बातों को बताने के लिए, उसके ऊपर जो चार्जशीट लगाई जाएगी उसको चार्जशीट को मिलेगी, फिर अपने आप को डिफेंड करेगा। ये होगा डिपार्टमेंट इंक्वायरी, विच इज मेंशन इन आर्टिकल नंबर 311। हाउएवर
देयर आर सम एक्सेप्शंस इन आर्टिकल 311 कि भैया अगर कोई बंदा, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है और उसके ऊपर क्रिमिनल केस करे गए हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपार्टमेंट इंक्वायरी नहीं लगेगी। यह है उसका एक्सेप्शन व्हेन एम्प्लॉई इज कन्विक्टेड इन अ क्रिमिनल केस। When he is convicted, there is no department inquiry and he can be dismissed from the job. Okay, so this is what the idea is. Okay, so you should know what is the meaning of department inquiry, what are the exceptions available to that, and what is article number 311 of Indian Constitution. I hope this is very clear to you. Very good. Amazon एक अपना लीगल बैटल जीता अगेंस्ट यूरोपियन यूनियन। दोस्तों आप सबको आइडिया होगा कि अमेजॉन, गूगल, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने टैक्स बचाने के लिए, है ना, अलग अलग टैक्स हेवन में जाती है और टैक्स हेवन देश में जाती है और वहां से अपना पैसा बचाती है। शब्द का ध्यान रखना, हेवन स्पेलिंग ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। टैक्स हेवन, वन ऑफ द टैक्स हेवन इज लग्जमबर्ग, ठीक है, वन ऑफ द टैक्स हेवन इज लग्जमबर्ग, और वहां जाते हैं। और ये जो यूरोपियन यूनियन की तरफ से मार्गरेट वेस्टेगार है, ये लड़ाई करने बैठे हैं और ये एप्पल के सामने लड़ाई करने बैठे हैं, अमेजॉन के सामने लड़ाई करने बैठे हैं और ये बड़ी लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, पैसे बचाने के लिए, इनके पैसे लेने के लिए बिल्कुल बैठे हैं, ठीक है। सो दोस्तों एप्पल हालांकि ये केस जीत चुका है, ठीक है, अमेजॉन, सॉरी नॉट एप्पल, अमेजॉन जीत चुका है, करीबन से 13 बिलियन यूरो का ये अमाउंट जीत चुका है, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए $303 मिलियन का अमाउंट ये जीत चुके हैं, ठीक है। दे कुड नॉट प्रूव दैट देयर इज अ रिक्विजिट लीगल स्टैंडर्ड दैट देयर वाज एन अनड्यू रिडक्शन ऑफ टैक्स बर्डन ऑफ यूरोपियन ऑफ अमेजन ग्रुप। दिस लेडी कुडंट प्रूव कि ये लोगों ने जिस तरीके के टैक्स रिड्यूस करा, उनकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करी, ठीक है, उसमें उन्होंने कुछ गलत काम किया था, वो प्रूव नहीं कर पाए, ठीक है। चलिए ग्रेट दोस्तों, ठीक है। सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस मॉड्यूल। आई होप दिस मॉड्यूल इज हेल्पिंग यू, ठीक है। मेक श्योर दैट यू टेक दिस मॉड्यूल। इसकी पीडीएफ इज अवेलेबल ऑन courses.protalentdigital.com, ठीक है। वहां पे हम आपके लिए एक मजेदार सा कोर्स बना के रखे विच इज कॉल्ड डेली डोज ऑफ सक्सेस। डेली डोज ऑफ सक्सेस करके ये कोर्स का नाम है। आप इस कोर्स का पीडीएफ ले सकते हैं। इसका डायरेक्ट कोर्स का जो जगह है उसका ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका डायरेक्ट लिंक देके रखा है, आप करके आप इसका पार्ट बन सकते हो। इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन? ग्रेट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड वाचिंग दिस। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।